तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2002 रेगुलर नॉन प्रॉफिट कंसर्न का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट होता है वो बनाया था, ठीक है। तो इस वाली जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। और ये 2002 रेगुलर नॉन प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ ये यहाँ पे ये बनी हुई है कि एक्सपेंडिचर इनकम समरी, ठीक है। ये मैंने इसकी ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है बेसिकली। तो इसकी जो पार्ट 1 है उसमें मैंने ये बनाया था और समझाया भी था कि किस तरीके से ये हमने बनाया है, ठीक है। अच्छा, और उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब होगी, आप नज़र आ जाएगी आपको अगर डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो, पार्ट 1 की, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं आपकी बैलेंस शीट से। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि एक्यूमुलेटेड फंड, आगे क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड फंड इज़ द सेम एज कैपिटल, ठीक है। जिस तरह ये कैपिटल का समझो दूसरा नाम है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे कैपिटल नहीं होता, तो वहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड फंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपिटल उस बिज़नेस में होता है जिस बिज़नेस में सिर्फ एक बंदा मालिक हो, ठीक है, या पार्टनर्स हों, ठीक है। तो पार्टनर्स में आप क्या करते हो कि तमाम पार्टनर्स के नाम और आगे उसका कैपिटल, नाम कैपिटल, ठीक है, ए एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, इस तरीके से करके लिखते हो। और कॉरपोरेशन होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आती है, ना कि कैपिटल, ठीक है। सो विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज कैपिटल। अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हमने क्या करना, कैलकुलेट करना है, दूसरा हमने नेट कैश कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ रिसिप्ट्स हैं और कुछ पेमेंट्स हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आपका टोटल कैश कितना है, मतलब टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है। अच्छा, ऑल्दो आपके पास ये लिखा हुआ है कि कैश बैलेंस आपके पास 1500 है, लेकिन ये आपको रिसीव हुआ है क्योंकि ये रिसिप्ट की साइड पे, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आपके बिजनेस के अंदर टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है, विच इज़ नेट कैश, जो कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि टोटल जो रिसिप्ट्स हैं उसमें से लेस कर देंगे टोटल पेमेंट्स को, तो आपके पास टोटल या नेट कैश आ जाएगा। और एक्यूमुलेटेड फंड को कैसे मालूम करेंगे, इसको हम सेम ऐसे ही मालूम करेंगे जैसे हम कैपिटल को मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम मुझे एसेट्स पता है, लायबिलिटीज़ पता है, तो क्या मैं कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। कैसे कि मैं डायरेक्ट एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो अभी हम यही करेंगे, सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करते हैं। सो एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि तमाम एसेट की साइड को प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को पॉज करके तमाम नंबर्स को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे तमाम इक्विटीज़ के नंबर से। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं आपके सामने ही कैलकुलेट करूँ तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है 1500, सो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5, 1500 दैट इज़, बल्कि मैं एक काम करता हूँ पूरा ही लिखता हूँ उसको 1500, फिर आपके पास हो जाएगा प्लस, फिर आपके पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विच इज़ 2000, सो प्लस करते हैं 2000, फिर से प्लस करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को विच इज़ 500। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि तमाम एसेट्स को प्लस कर रहे हैं, फिर उसमें से तमाम एक्विटीज़ को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर आपके पास है रेंट रिसीवेबल विच इज़ 1000, तो इसको भी प्लस करेंगे 1000। अब आपके पास है ऑफिस इक्विपमेंट विच इज़ 1000, सो अगेन हमने 1000 को और मज़ीद ऐड कर देना है 1000। फिर आपके पास है, आपके पास स्पॉट इक्विपमेंट हैं 5000 की, सो प्लस 5000। और फिर आपके पास है बिल्डिंग 15000 की, ठीक है, सो प्लस कर देंगे 15000। अब यहाँ पे जब मैं आपके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट बना रहा था, तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने देखी एडजस्टमेंट में कि यहाँ पे लिखा कि डोनेशन जो है वो एक्यूमुलेटेड फंड का पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि ये भी फिर इंक्लूड होगा। अब डोनेशन क्या है, डोनेशन बेसिकली आपको कैश के फॉर्म में मिलता है या इन काइंड डोनेशन होता है, तो ये बेसिकली आपका एसेट ही होता है, तो इसको भी आप जो है एसेट के अंदर इंक्लूड करोगे, ठीक है। सो आपके पास डोनेशन कितने का है, 2000 का है, तो उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, प्लस करते हैं 2000, तो ये आपके पास आ गया 28000। सो आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 28000 के, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल लायबिलिटी और प्लस इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास है सैलरीज पेबल विच इज़ 600, ठीक है। फिर इसको प्लस करते हैं ग्राउंड रेंट पेबल विच इज़ 400, सो प्लस कर देंगे 400। फिर अगेन आपके पास है 4% लोन पेबल आफ्टर 5 ईयर ₹10,000, तो प्लस करते हैं 10,000, ठीक है। अच्छा, ये मैंने गलती से यहाँ पे एक्विटीज़ को यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल बोल दिया, सो बेसिकली दिस इज ऑल इज लायबिलिटी, ठीक है। जब अब जो भी हमने एंट्री की वो लायबिलिटी है,
इसके अंदर कोई भी एक्यूटी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी कैपिटल नहीं है, क्योंकि कैपिटल तो हम बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कैपिटल कैसे आएगा इसके अंदर, ठीक है। सो ये कैपिटल है, ये हम फाइंड आउट करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर कैपिटल नहीं आ सकता। ये क्या है, ये सम ऑफ ऑल द लायबिलिटीज़ है। तो कितनी टोटल लायबिलिटीज़ कितनी आ रही है आपके पास, 11,000। सो ये यहाँ पे हम ये 11,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब टोटल एसेट में से जो हम टोटल लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड फंड। सो चलें करते हैं, आपके पास 28,000 इज योर टोटल एसेट्स माइनस 11,000, तो ये आपके पास की बन गया 17,000। सो आपकी जो एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं वो हैं 17,000 के, ठीक है। सो एक्यूमुलेटेड फंड जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17,000, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड फंड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं आपकी कैश, नेट कैश पे। तो नेट कैश भी इसी तरीके से फाइंड आउट होगा कि तमाम रिसिप्ट्स को प्लेस करेंगे और तमाम पेमेंट साइड को उस मतलब पेमेंट की सम को और रिसिप्ट्स के सम, मतलब पेमेंट के सम को जो है वो रिसिप्ट की सम से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है नेट कैश आ जाएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया आपके लिए, थोड़ा अटक गया बेसिकली। तो ये क्या है कि कैश बैलेंस आपके पास कितना है 1500। जो पैसा रिसीव हुआ है ये बेसिकली इनफ्लो होता है, ठीक है, कैश इनफ्लो होता है रिसिप्ट साइड पे जो भी आ रहा होता है ना, तो ये इनफ्लो होता है। अच्छा, एंट्रेंस फीस है आपके पास 1500 अगेन, सो प्लस कर देंगे 1500, और सब्सक्रिप्शन है 19,000 की, सो अगेन प्लस 19,000, ठीक है। फिर प्लस करते हैं आपके पास रेंट रेवेन्यू है 4,500 का, सो अगेन प्लस 4,500, और फिर प्लस कर देंगे डोनेशन विच इज़ 2,000, ठीक है। डोनेशन दो दफ़ा आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे और वहाँ पर भी आएंगे। अब फिर आपके पास है, क्योंकि ये रिसिप्ट है ना, कैश रिसिप्ट, हम बेसिकली देख रहे हैं कि कैश का इनफ्लो कितना हुआ है, जितना कैश का इनफ्लो वर्सेस कैश का आउटफ्लो, ठीक है। बेसिकली हम ये करने जा रहे हैं, सो जिसके ऐसे ये आएगा। फिर आपके पास है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ विच इज़ 200, सो अगेन वी आर गोइंग टू एड अप 200, और देखते हैं कि पीछे की साइड पर आपके पास और कुछ चीज़ें हैं। सो पीछे की साइड पे आप पेमेंट की साइड शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम सम कर लेते हैं इसका, तो इसका सम कितना आ रहा है आपके पास 28,700। तो आपके पास जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो कितनी हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए हम। सो 28,700, ठीक है, ये टोटल रिसिप्ट्स हैं। और अब हम टोटल पेमेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो ये आ गया टोटल पेमेंट्स के लिए कैलकुलेटर, और लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले आपके पास है 16,000 प्लस, फिर आपके पास है 2,000, फिर प्लस कर देंगे, फिर आपके पास है फिर से अगेन 2,000, सो प्लस 2,000 अगेन, और फिर करेंगे प्लस ऑफिस सप्लाईज विच इज़ 500, सो प्लस 500 एंड देन 400, ठीक है। 400 क्या था आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस 500, सो अगेन प्लस 500, फिर करेंगे प्लस मिसलिनियस एक्सपेंस विच इज़ 500, सो प्लस 500। तो ये आपका कितना हो गया 21,900। सो ये जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21,900, ठीक है, 21,900। अब हम क्या करेंगे कि टोटल रिसिप्ट्स में से माइनस कर देंगे टोटल पेमेंट्स, तो आपके पास नेट कैश आ जाएगा। सो टोटल रिसिप्ट्स आपके पास था 28,700 माइनस 21,900, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है आपका 6,800। सो 6,800 इज़ व्हाट इज़ योर नेट कैश, ठीक है। नेट कैश इन द बिजनेस, नेट कैश आपका आ गया कितना 6,800, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपनी बैलेंस शीट पे, और स्टार्ट करते हैं एसेट की साइड से। सो एसेट में आपके पास सबसे पहले कैश है विच इज़ 1,500, लेकिन ये वाला कैश हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे नेट कैश कैलकुलेट किया हुआ है। सो वो जो है वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले का कैश था और ये जो है हम December 31, 2001 की बना रहे हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हम December 31, 2001 की बना रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाला नेट कैश जो है ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो कितना जाएगा कैश आपके पास 6,800, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा पहले ये बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको मतलब भूल गए हो कि क्या होती है बैलेंस शीट। सो ये आपको जो है रिकॉल करने में हेल्प करेगा। तो देखो, बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, एक होती है आपकी एसेट की साइड, दूसरी आती है आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल की साइड। एसेट की साइड में आपके पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो कि विद इन अ ईयर
आप उनको लिक्विडेट कर देते हो या फिर आप अपनी बैलेंस शीट से निकाल देते हो या कैश आउट कर लेते हो। और फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो कि आपके पास 1 साल से लंबे अरसे तक आपकी बैलेंस शीट के अंदर ही स्टक रहते हैं। और लायबिलिटीज और कैपिटल, आपको पता है कि लायबिलिटी और कैपिटल क्या होता है, सो आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस। सो लायबिलिटी की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी करंट और दूसरी होती है नॉन करंट। करंट वही जो एक साल से कम अरसे तक की होती है, यानी कि आपको वो पेमेंट कर मतलब उतार देनी होती है, आपके अपने ऊपर से उधार उतार देना होता है विद इन अ ईयर, ठीक है। और नॉन करंट जो कि 5-6 साल तक का जो लोन वगैरह आप बोरो करते हो, दैट्स व्हाट दी नॉन करंट लायबिलिटी इज, ठीक है, जो कि एक साल से अरसे से ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसका टाइम पीरियड है 1 साल से, सो वो जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। अच्छा, अब हम एसेट की साइड पे हमने लिखना था कैश, ठीक है। सो कैश यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये कैश आ गया 6800 का। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास क्या है। सो आगे आपके पास है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। कितने की अच्छा, बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, टी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सॉरी नॉट कमर्शियल पेपर्स नहीं होते, ट्रेजरी बिल्स होते हैं और दूसरे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई तरह के जो है बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं वो ज़्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि आप जो है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेस कर रहे हो सो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट डेट, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप गवर्नमेंट को लोन आउट कर रहे हो आपका पैसा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, वैसे मैंने बॉन्ड्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस ओवर हियर और मतलब आई मीन इन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और ये 2000 पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग कोई आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ मतलब है तो नहीं, या उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें मेंशन तो नहीं की हुई हैं। सो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ नहीं मेंशन है, ठीक है। बस ये लिखा हुआ कि अक्रूज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम जो है एज इज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई आपके पास। अब देखते हैं इसके अलावा आपके पास क्या है। तो इसके अलावा आपके पास है एसेट की साइड पे रेंट रिसीवेबल, सॉरी अच्छा उससे पहले आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है विच इज़ 500, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के हवाले से देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के हवाले से यहाँ पे आपके पास एक और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है विच इज़ 500, ठीक है। सो ये वाली सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और ये वाली सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्लस होकर कितनी बन जाएगी 1000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितने की आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 1000 की, ठीक है। तो चलिए इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के बाद है रेंट रिसीवेबल विच इज़ 1000। और उसके रिगार्डिंग क्या है आपके पास एडजस्टमेंट में, इसके रिगार्डिंग आपके पास है कि भाई रेंट रिसीवेबल जो है वो 1000 का है, ठीक है। सो 1000 ये वाला और 1000 वो वाला। अच्छा सॉरी, मैं ये तो भूल गया कि ये भी एक बैलेंस शीट ही है। अच्छा, दरअसल बेसिकली ये है कि ये जो बैलेंस शीट है ये पुरानी बैलेंस शीट है, ठीक है। और ये डेटा के बाद ये जो एडजस्टमेंट के लिए डेटा गिवन है उसके बाद की हमने एक बैलेंस शीट बनानी है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि पहले जो है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है वो 500 है और अब बाद में जो ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बढ़ के हो गई है 1000, ठीक है। और इसी तरीके से जो रेंट रिसीवेबल था पहले वो 1000 था और बाद में जो ये कितने का हो गया बढ़ के मतलब कम हो गया और 500 का हो गया, ठीक है। सो वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली 1000 की, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखी थी। वो वाली सब्सक्रिप्शन को हमने ऐड नहीं किया, वो गलती से मैंने 500 यहाँ के सब्सक्रिप्शन के देख लिया मैंने गलती से, ठीक है। सो ये थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई। और अब हम जो रेंट रिसीवेबल लिखेंगे 500 का, सही है, क्योंकि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो डेटा है वो पुराना डेटा है, ठीक है। ये पुरानी बैलेंस शीट अगर आप देखें यहाँ पे भी एसेट्स और इक्विटीज और लायबिलिटीज पूरा मतलब बैलेंस शीट है और हम ये जो है दूसरी बैलेंस शीट बना रहे हैं विच इज़ लेटेस्ट बैलेंस शीट, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा एडजस्टिंग इंट्रीज को कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे रेंट रिसीवेबल भी लिख लेते हैं 500 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट रिसीवेबल आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अलावा आपके पास क्या चीज़ है। तो उसके अलावा आपके पास है रेंट रिसीवेबल एंड देन ये ऑफिस इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बिल्डिंग,
ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो इसको हम बाद में लिखते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि आपके पास और कोई करंट एसेट है, तो वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो रिसिप्ट की साइड पे भी ये आपको मिल सकता है। अच्छा सॉरी, इसकी रिसिप्ट की साइड पे नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये एडजस्टमेंट में मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा अनयूज्ड ऑफिस सप्लाइज, तो इसी ऑफिस सप्लाइज जो कि अनयूज्ड है वो ऑब्वियसली आपका एसेट होगा, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही पड़ी हुई है आपके पास, तो आप उसको जो है अपना एसेट कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अनयूज्ड ऑफिस सप्लाइज कितने की है, 200 रुपीज़ की, तो ये भी आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ये भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, अनयूज्ड ऑफिस सप्लाइज, ठीक है। तो ये ऑफिस सप्लाइज भी आ गई हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके अलावा आपके पास और कुछ मज़ीद डेटा मतलब गिवन है, कोई भी ऐसा एसेट वगैरह इसके अंदर। तो इसके अलावा आपके पास पेबल्स हैं, डेप्रिसिएशन है, डोनेशन, तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड में इन्वॉल्व है, आई मीन इंक्लूड है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। सो अब हम मूव ऑन करते हैं आपकी नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट्स पे, विच आर ऑफिस इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग, ठीक है। मैं इसके साथ साथ इनके डेप्रिसिएशन भी साथ साथ लिखूँगा, क्योंकि आई डो नॉट हैव स्पेस, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, आई मीन स्पेस के साथ साथ टाइम भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर आपने क्या करना है, बेसिकली अपने तमाम टोटल करंट एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, फिर फिक्स्ड एसेट अलग से कैलकुलेट करोगे और टोटल फिक्स्ड एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, और फिर आप जो दोनों टोटल करंट एसेट और टोटल फिक्स्ड एसेट दोनों प्लेस करके टोटल एसेट्स लिखोगे, ठीक है। अब मेरे पास बेसिकली इतना टाइम नहीं है, सो मैं सिर्फ जो है सिंपल पूरा का पूरा लिखूँगा और एंड में जो है टोटल एसेट्स लिख लूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी ऑफिस इक्विपमेंट से। सो ऑफिस इक्विपमेंट है 1000 के, तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। अच्छा, ये उसका डेप्रिसिएशन 10% है, ऑफिस इक्विपमेंट का 10%, ठीक है। सो 1000 का 10% आपका 100 आता है। अच्छा, अब आपके पास जो दूसरा है वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, राइट। सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपके 5000 हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप रिसिप्ट की साइड पे देखें तो मज़ीद सॉरी नॉट रिसिप्ट, पेमेंट की साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मज़ीद ऑफिस इक्विपमेंट्स, आई मीन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हैं 2000 के, ठीक है। सो ये टोटल मिलाकर आपके भी कितने हो जाएंगे, 5 6 7, सो 7000, राइट। सो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के लिखोगे, 7000 के, और अगर 7000 का 10% निकालें सो ये 700 आएगा, सो विच इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। और ये ब्रैकेट में इसलिए ताकि ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके साथ जो है वो माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। सो अकाउंटिंग में जब भी आप कोई भी अमाउंट माइनस की साइन के साथ लिखते हो तो वो ब्रैकेट में लिखते हो। अब आखिरी आपके पास है बिल्डिंग, ठीक है। सो ये भी लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। सो बिल्डिंग आपकी 15000 की है, सो 15000 यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे, और 15000 का 10% आपको पता है कि 1500 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये तमाम रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब हम टोटल एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो चलें करते हैं, प्रेस करते जाते हैं इन सबको ऊपर से नीचे तक, और ये जो माइनस में है उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आता है 6800 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 200, फिर प्लस 1000, फिर है माइनस 100, फिर है प्लस 7000, माइनस 700, प्लस फिर आपके पास है 15000, फिर प्लस 15000, माइनस 1500, और ये हम इजिकल टू के बटन दबाएंगे तो ये आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, विच इज़ 31200। सो टोटल एसेट्स आपके पास कितने हैं, 31200। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं आपकी लायबिलिटीज़ और कैपिटल की साइड पे। सो लायबिलिटीज़ और कैपिटल आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले आपके पास है अच्छा, और दूसरी कहाँ पे मिलेंगी, इसके बाद आपने कहाँ चेक करना है, अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टिंग डेटा में चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरीज पेबल है 600 की, और अब हम देखते हैं कि सैलरीज पेबल के हवाले से आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे तो कुछ भी डेटा नहीं है सैलरीज के हवाले से, लेकिन अगर यहाँ देखें तो आपके पास पेमेंट की साइड पे सैलरीज एक्सपेंस ऑलरेडी है, ठीक है, 16000 का, यानी कि 16000 आपने पैसे दे दिए और आपका जो सैलरीज एक्सपेंस है वो 16000 का आ रहा है, और ये उसी
बैलेंस शीट के अंदर है, जिस बैलेंस शीट के अंदर आपके पास सैलरीज पेबल थी, ठीक है। सो सैलरीज एक्सपेंस आपका 16,000 का, और ये मतलब ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, पेमेंट की साइड पे। तो 16,000 जब आपने सैलरीज एक्सपेंस पे कर दिया तो उसमें ऑब्वियसली वो जो पेबल था वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। सो जिसके वजह से सैलरीज पेबल आपका खत्म हो चुका है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है ग्राउंड रेंट पेबल विच इज़ 400। अब इसके लिए देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि ग्राउंड रेंट पेबल 500 का हो चुका है, ठीक है। सो यानी कि वो पहली वाली जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें था कि ग्राउंड रेंट 400 का है, लेकिन अब जो नया एडिशनल डेटा है इसके मुताबिक आपका ग्राउंड रेंट 500 का है। तो अब जो है आप 500 का ग्राउंड रेंट रिकॉर्ड करके, तो ग्राउंड रेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्राउंड रेंट रिकॉर्ड हो गया। आगे देखते हैं आगे आपके पास क्या है लाइबिलिटीज़ में। सो आगे आपके पास है लोन है 5 ईयर्स का 10,000 का, ठीक है। सो अच्छा, ये जो लोन है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लेकिन हम जो है यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लेकिन आपने जब करोगे तो आप अलग अलग पोर्शन बना के करोगे, ठीक है। ठीक है, तो लोन हमने रिकॉर्ड कर लिया, और लोन के आपके पास यहाँ पे कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कुछ नहीं था, तो उसको हमने एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लिया है। अब आता है आपका अच्छा, यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाते हैं तमाम लाइबिलिटीज़। तो अब हम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ढूंढेंगे लाइबिलिटीज़ को। सो एक तो आपके पास ये रही कि सब्सक्रिप्शन और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो उसका मतलब कि वो अभी तक वो रिसीव्ड हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक वो अर्न नहीं किया, ठीक है। तो अर्नड है। अर्नड बेसिकली ये इस तरीके से कि अगर आपको कोई आके पैसे देकर जाता है और उसके अगेंस्ट आप सर्विस नहीं देते हो अभी तक, तो वो पैसों का आप ये नहीं कहोगे कि ये भाई मेरा रेवेन्यू हो गया। आप उस पैसों को अभी तक अपनी लायबिलिटी कंसीडर करोगे, ठीक है, जब तक आप उसको सही मायनों में अर्न ना कर लें। तो ये आपका अर्नड हो जाएगा, और अर्नड एक लायबिलिटी है। तो जिसके वजह से सब्सक्रिप्शन और रेंट रिसीवेबल 500 और 300 का, ये आपका अर्नड सब्सक्रिप्शन और अर्नड रेंट होगा, एंड बोथ ऑफ देम आर द लायबिलिटीज़, ठीक है। सो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और अब हम आगे देखते हैं आगे आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, ज़ाहिर सी बात है। सो यहाँ पे आपके पास ग्राउंड रेंट पेबल, तो वो हमने लिख लिया। फिर आपके पास है इसके अलावा बस ख़त्म है, आई थिंक ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। तो बस ये आपकी टोटल लायबिलिटीज़ आ गई, ठीक है। अब हम जो है वो एक्विटीज़ की साइड पहुँचते हैं। सो एक्विटीज़ में आपका सबसे पहले तो एक्यूमुलेटेड फंड आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये एक्यूमुलेटेड फंड कितने का था हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे इसको ऑलरेडी। सो एक्यूमुलेटेड फंड था आपका 17,000 का, ठीक है। सो 17,000 का एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 17,000, ठीक है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे सरप्लस को, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पहली मतलब पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था। और सरप्लस कितना आ रहा था आपका 29 का। सो इसको हम ऐड कर देंगे, जिस तरीके से आप कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड करते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर सरप्लस ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो ऐड सरप्लस कितने का 2,900 का, ठीक है। सो ये ऐड हो जाएगा। अब इसके अलावा आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह वो ऐसी चीज़ होती तो वो भी ऐड हो जाती, और अगर ड्राइंग्स वगैरह होती तो वो लेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो उसको भी हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। उसका टोटल जो है वो बराबर आना चाहिए आपके टोटल एसेट्स के, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। सो आपका जो टोटल एसेट्स था वो 31,200 था, ठीक है। सो इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये भी 31,200 ही आना चाहिए, ठीक है। सो चलें टोटल करते हैं इसको। पहले 500 प्लस 10,000, ठीक है, प्लस 500, देन प्लस 300, देन प्लस 17,000, ठीक है, देन प्लस 2,900। तो ये जो आपका 31,200 आ रहा है, तो उसका मतलब कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है, ठीक है। सो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।